नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और एक सबसे बड़ा सवाल और एक जिसको आई थिंक कभी दोहराना नहीं चाहिए, फिर भी हम इस विषय पर थोड़ा खुलकर फिर से बोलना चाहेंगे कि जागरूकता, कॉन्शियस अवेयरनेस, इन सब का कितना मायना है और ये कहाँ तक और कितनी हानि होने से बचा सकते हैं। अगर आपको पता चले या आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि यहाँ पर वहाँ पर कुछ हमें साइन मिले हैं, कुछ सिग्नल्स मिले हैं, कुछ गलत हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अगर आप समय रहते अलर्ट हो जाते हो, समय रहते गतिविधियों को भाप लेते हो, आई थिंक बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। पुलवामा अटैक्स, इस पुलवामा अटैक में कुछ ऐसा ही हुआ था। 14 फरवरी का वो दिन जब पर लोग प्यार मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, ठीक उसी पाकिस्तान ने नफरत और दुश्मनी का खंजर भारत के पेट पर घोंप दिया था। हालांकि इंटेलिजेंस मानते हैं और सत्यपाल मलिक उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें जनवरी से फरवरी यानी कि 1 जनवरी से लगभग 10 फरवरी तक इंटेलिजेंस की तरफ से और वहाँ की जो आईटी चल रही है उसकी तरफ से काफ़ी कुछ इनपुट हमें मिल रहे थे। इनपुट ये कि घाटी में यानी कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ घुसपैठ हो चुकी है। लगभग 10 से 15 आतंकी पुलवामा या पुलवामा के आसपास कैप्चर हुए हैं, उनकी आतंकवादी गतिविधियों को कैप्चर किया गया है खुफिया एजेंसियों द्वारा। सत्यपाल मलिक एक का इंटरव्यू में बोलते हैं कि उन्होंने इस बात की जानकारी होम मिनिस्ट्री को भी शेयर की थी, लेकिन कारण क्या रहा कि उन्होंने हमारी इस जानकारी को, हमारी इस फाइल को, जो हमने एक डाउटफुल फाइल भेजी थी कि ऐसा कुछ हमें इनपुट मिल रहे हैं, केंद्र सरकार हमारा इसमें क्या सहयोग कर सकती है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था इंटरव्यू में। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि होम मिनिस्ट्री ने इस पॉइंट के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। खैर, विषय बनता है कि पुलवामा अटैक का जिम्मेदार कौन है। उससे भी ज़्यादा एक सवाल उभर कर सामने आता है कि पुलवामा अटैक का कारण क्या रहा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का कारण पता चल जाता है तो ये मान लीजिए कि उसका हल भी मिल जाता है। कारण इसमें बहुत सारे रहे हैं। अगर हमारी रिसर्च के हिसाब से बात की जाए, सत्यपाल मलिक जी ने जो बयान दिए इंटरव्यूज़ में, उनकी बात की जाए और एक पूरा देखा जाए, हमने जितना हो सका है इसके बारे में थोड़ा प्रयास किया है। हमने डीप स्टडी इसके लिए हमने डीप स्टडी की है इस केस को लेकर कि वाकई में हुआ क्या था। कि अगर अगर हम कह दें कि वाकई में आखिर उस दिन हुआ क्या था कि इतना बड़ा अटैक को अंजाम दिया गया, और वो भी इतनी सुरक्षा के बीच में। 76 नंबर बटालियन के अप्रोक्सीमेटली 2500 2.5 के या उससे ऊपर लगभग 2500 3000 के आसपास सीआरपीएफ के जवानों को शिफ्ट करना था। बहुत सारे जवान ऐसे थे जो छुट्टियां बिता कर आए थे, अपने घर परिवार मिलकर आए थे, उन्होंने उन छुट्टियों को बिताया था अपने परिवार, वो वहाँ से लौट रहे थे। किसी को ऑलरेडी अपनी किसी अन्य पोस्ट को छोड़ पर शिफ्ट होना था। कहने का मतलब हमारे सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान देश के कई कोनों में जाकर, देश के कई हिस्सों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले थे और एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना था। लेकिन जिन दिनों उन्होंने वहाँ से ट्रेवल करना था, शिफ्ट होना था, उन दिनों जम्मू कश्मीर में काफ़ी हैवी बर्फबारी हो रही थी। हाईवे को बंद कर दिया गया था और इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी। जो ये वाक़या हुआ है, ये कोई 1-2 दिन की प्लानिंग तो है नहीं कि हम इसको ये मान लें कि कोई 1-2 दिन की प्लानिंग है। पूरा टाइम मिला आतंकवादियों को इस गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने ऐसा भी दावा किया है कि क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और हमें इनपुट्स भी मिल चुके थे कि कोई आतंकी हमला हो सकता है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने होम मिनिस्ट्री से लगभग 5 से 7 एयरक्राफ्ट की डिमांड भेजी थी ताकि हमारे सोल्जर्स को, हमारे जवानों को सेफली ट्रांसफ़र किया जा सके। बट उन्होंने बोला कि लगभग 1 महीना तक होम मिनिस्ट्री में हमारी फाइल पड़ी रही और आखिर में इसको रिजेक्ट भी कर दिया गया। इस बात को समझते हुए, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया कि हमारे जवान बाय रोड ही ट्रांसफ़र होंगे। और हो सकता था कि ये हमला पहले भी हो जाना था क्योंकि आतंकी आरडीएक्स बना चुके थे। शायद 5-6 दिन पहले इस काफिले को आना था, लेकिन किसी कारण से, और एक सबसे बड़ा कारण वहाँ की बर्फबारी थी जिसकी वजह से हाईवे को ऑफ कर दिया गया था। फिर दिन आया 14 फरवरी 2019 सुबह तकरीबन 3 बजे। हमारे सीआरपीएफ के जवान अपनी अपनी गाड़ियों में, जहाँ उनको बैठना था, उनको सजेशन मिले थे, वहाँ पर वो सवार होना शुरू होते हैं क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और लगभग 78 गाड़ियों को इसके लिए तैयार किया गया था। एक पूरा लंबा चौड़ा काफिला था जो पुलवामा से क्रॉस होना था। 14 फरवरी 2019 सुबह तकरीबन 3 से 3:30 बजे के आसपास बटालियन नंबर 76 सीआरपीएफ के लगभग 2500 प्लस जवान जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चल रहे होते हैं। उनके साथ 78 गाड़ियाँ चलती हैं क्योंकि संख्या बहुत बड़ी थी। इसी बीच दिन में सुबह 3:10 के आसपास वो पुलवामा के नियर बाई होते हैं, तभी एक नीले रंग की इको कार साइड से आती है और काफिले के 5वें नंबर की बस को जोरदार टक्कर मार देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिसर्च में पाया गया कि लगभग 250 से 300 किलो
RDX उस वैन में, उस इको गाड़ी में सेट किया हुआ था आतंकियों ने। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज को सुना गया। आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और बस के परखच्चे उड़ गए। हमारे देश के CRPF जवान तकरीबन 40+ जवान मौके पर ही शहीद हो गए। इसको क्या कहा जाए, नज़रअंदाजी कहें, अनदेखी कहें, क्या कहें, क्योंकि रिसर्चर ऐसा मानते हैं और हमने भी इस चीज़ को समझने का प्रयास किया है। उस वक्त के गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी इस दावे को कई बार दोहराया है कि अगर सरकार या हमारी इंटेलिजेंस और ज़्यादा इसके लिए तो शायद उन जवानों की जानें ना जाती। खैर, हुआ सो हुआ। हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सिग्नल है, कोई क्लू है, कोई हिंट्स मिलती है, तो आई थिंक आपको सचेत, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये जीवन के किसी भी हिस्से, किसी भी किस्से में हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये देश की, दुनिया की बात हो। आप घर में, आपके खुद के साथ भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको सिग्नल मिलता है बट आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो। आई थिंक वो सबसे बड़ी गलती होती है और इसी गलती का हर्जाना भुगता ठीक ऐसे ही हमारे CRPF के 40+ जवानों ने। क्या गुजरी होगी उनके दिलो दिमाग पर उस वक्त जब उनको पता चला कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम जो एक लोकल व्हीकल होते हैं, कुछ टाइम के लिए उनको ऑफ कर दिया गया था कि वो मिलिट्री के साथ में नहीं चल सकते। जैसे ही काफिला चलता है तो उसको ऑफ कर दिया जाता था लोकल्स को, बट किसी रीजन से फिर से इस सिस्टम को शुरू कर दिया गया था और इसी चीज़ का फ़ायदा उन आतंकियों ने उठाया। आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी मूवमेंट हो तो एक तो सबसे बड़ी बात, किसी अन्य व्हीकल को उसके साइड में चलने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर कोई सवाल उठाए कि उसमें कोई वैन, उसमें कोई एम्बुलेंस हो सकती है, डॉक्टर्स की टीम हो सकती है, कुछ और हो सकता है, आई थिंक इसका जवाब ये हो सकता है कि उसको कोई अन्य वे स्टेशन करवाया जाए। ये भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद को रोका भी ना जाए, लेकिन हमारे आर्मी की गाड़ियों के आसपास या हमारा जो कोई महत्वपूर्ण मूवमेंट है उसमें लोकल्स का कोई भी अदर सिचुएशन या अदर कोई एक्टिविटी की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कभी कुछ ना हो। बीच में एक किस्सा बड़ा अजीब जो काफ़ी वायरल भी हुआ था समय पर, कि जिसको बचना होता है, आई थिंक जिसके श्वास होते हैं, अब ये एक अलग विषय बन जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या वो उतने ही दिन के थे, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो थोड़ा माइंड में शायद ऐसा भी हो जाता, वैसा भी हो जाता। एक किस्सा है, मैं आपसे शेयर करना जरूर चाहूँगा कि उसी नंबर बस में एक जवान और भी सवार थे, जो सिर्फ और सिर्फ वही जवान जिंदा बचे हैं। हुआ ये था, उस जवान का नाम था वासुदेव, और वो पुलवामा क्रॉस करने से पहले ही किसी रीजन से उन्होंने बस को रुकवाया और वो कुछ लेने के लिए नीचे उतरे थे, आई थिंक, जो इस स्टडी में पाया गया है। और जैसे ही वो कुछ ले रहे थे तो पीछे से ऑर्डर मिलते हैं क्योंकि सब कनेक्ट होते हैं, तो जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ने लगा तो उनकी वो 5वें नंबर वाली बस मिस हो गई, वो आगे निकली, फिर वो पिछली किसी बस में सवार हो गए थे। अब ये किसको पता था कि वो 5वें नंबर वाली बस में इतना बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। खैर, ये एक बहुत बड़ी बातें होती हैं, मोमेंट होती हैं। सोचने वाले बड़े हैरान थे कि अगर वो वासुदेव बस से नीचे नहीं उतरते तो शायद वो भी उन आतंकी गतिविधियों का शिकार हो सकते थे। बट जिसको बचना होता है वो बच भी जाता है, लेकिन देश उन 40 वीर जवानों की शहादत को कभी नहीं भूल पाएगा और ये भी नहीं भूल पाएगा कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल देश के सामने ये था कि आखिर इस हमले का जिम्मेदार कौन है। पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन चुका था क्योंकि हमारे 40+ जवान शहीद हो चुके थे, वो निर्दोष जवान जिनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकत थी। पता नहीं क्यों, पता तो सबको है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही जहर उसके माइंड में भारत को लेकर है, जो कि होना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलत फहमी आज तक उसके दिलो दिमाग में पली हुई है। वही इंसान वहाँ रहते हैं, वही इंसान यहाँ रहते हैं, कोई धर्म जात नहीं होती विशेषतः। पता नहीं क्यों लोग इस धर्म जात के पीछे, अपने खुद ही अपने अहंकार के पीछे अपना और दूसरों का इतना नुकसान कर देते हैं, जिनको देर सवेर भुगतना तो उनको पड़ेगा ही। खैर, देश के सामने सवाल था कि ये किसने किया है, कौन है इसका जिम्मेदार। हमले के कुछ ही घंटों बाद जैश ए मोहम्मद की तरफ से कबूलनामा होना, ये हमला हमने करवाया है। जैश ए मोहम्मद वो आतंकी नाम जो भारत में कई बार चोटें पहुंचा चुका है, जो भारत को कई बार घाव दे चुका है, उसी जैसे अहमद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। फिर जांच पड़ताल में पाएगा, क्योंकि पुलिस, CRPF, NIA, हमारी जांच एजेंसियां हमले के तुरंत बाद ही अलर्ट पर आ जाती हैं और उन्होंने सबूतों को खंगालना दिया था। जो RDX से भरी इको कार को ड्राइव कर रहा था, उस आतंकी का नाम आदिल अहमद डार था। जांच पड़ताल जब कंप्लीट हुई तो इसमें सबसे बड़े जो 2 नाम सामने आए वो जैश ए अहमद और मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का लीडर है। माना जाता है कि पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही है, जो आज भी पाकिस्तान में बैठकर हमारे देश भारत के खिलाफ जहर उगलता है और पाकिस्तान सरकारें खुद उसको पनाह देती हैं, क्योंकि बिना सरकार की इजाज़त और बिना सरकारी सहयोग के आतंकवादी इतने बड़े पैमाने पर हथियार, धन, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी सकते। सब पाकिस्तान की तरफ से होता है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। बट हमारा देश भी किसी बात में पीछे नहीं है। हमारे देश ने ठान लिया था, PM मोदी ने इस चीज़ को चेक कर लिया था कि आज हमने इस हमले का जवाब देना है। प्लानिंग बन चुकी थी। हमले से ठीक 2 दिन बाद PM मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और अन्य
सिक्योरिटी चीफ उच्च अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग होती है और उस मीटिंग का एक ही एजेंडा था, बदला। और ये होना भी चाहिए था क्योंकि पूरा देश की आंखें नम थी और पूरा देश बदला चाहता था। मरने मारने से किसी बात का हल नहीं होता, ये सच है, लेकिन एक बदले की भावना तब ज़्यादा प्रबल हो जाती है, निर्दोषों पर अत्याचार होता है। फाइल कंप्लीट थी, सीक्रेट मीटिंग में निर्णय बन चुका था। 26/2019 ये वो तारीख थी जिस दिन पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का उसको कड़ा जवाब मिलना था। प्लान इतना सीक्रेट था कि मीटिंग के अलावा किसी भी उच्च अधिकारी तक इसकी भनक तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि मीटिंग इतनी सीक्रेट थी, प्लान इतने सीक्रेट थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि ये खास निर्देश सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा दिए गए थे। 26 फरवरी 2019 रात 12 बजे MP के ग्वालियर एयरबेस पर कुछ हलचल शुरू होती है और यहाँ से 12 बजकर कुछ मिनट पर दर्जनों लड़ाकू फाइटर आसमान में उड़ान भरते हैं और उनको पहुंचना था पाकिस्तान के बालाकोट, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने इस चीज़ को कैप्चर कर लिया था कि पाकिस्तान के बालाकोट में टेरर लॉन्च पैड बने हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी है और उनको बालाकोट शिफ्ट किया गया है। रात के अंधेरे में 26 फरवरी की वो रात हमारे दर्जनों फाइटर जेट पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करते हैं, रडार को और बालाकोट पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। इतने भयंकर थे कि बालाकोट धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा था कि लगभग 250 से 300 आतंकवादियों को वहीं मिट्टी पर मिला दिया गया। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि 250 से 300 आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट मिट्टी में मिला दिया गया। और हमारे फाइटर्स की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि बालाकोट से MP ग्वालियर एयरबेस में आने में वापसी में उनको सिर्फ 21 मिनट्स लगे थे। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में इन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन सच पूरा देश और दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उस आतंकी हमले का बदला लिया था और भविष्य में ऐसी कोई हरकत ना करने का संदेश भी। इस बात से जरूर पाकिस्तान कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन को कमज़ोर समझ लिया जाए। द रियल रिसर्च के माध्यम से आपसे जरूर बोलना चाहेंगे, देश के नागरिक और देश के जवानों को हमारी डिफेंस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी दुश्मन को कमज़ोर समझा है, कहीं ना कहीं दुश्मन उस पर भारी पड़ा ही है। इसलिए हमें दुश्मन की कोई भी औकात ना होने के बावजूद भी कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई सिग्नल ना मिले तो भी, और अगर बाय द वे आपको सिग्नल मिलता है तो द रियल रिसर्च आपसे अनुरोध करता है कि प्लीज़ इतने अलर्ट हो जाइए कि भविष्य में कभी ऐसी कोई हरकत ना हो और हमारे देश को कोई हानि ना उठानी पड़े। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।